हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी की चैप्टर 26 के सेक्शन 340 से सेक्शन 352 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शंस जो हैं प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में ऐसे अपराध जो उस न्यायिक प्रक्रिया में दखल देते हैं या वो उनमें त्रुटि पैदा करते हैं, उनमें अवरोध पैदा करते हैं, ऐसे अपराधों का निदान क्या होगा, वो किन सेक्शंस के तहत किस मजिस्ट्रेट जज को क्या पावर दी गई, उसको कितनी सजा होगी अगर कोई ऐसा अपराध करता है, उनके बारे में डिस्कस किया गया। इसमें सेक्शन 340 कहता है प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195। जो 195 में केस के बारे में बात की गई है, जो सेक्शन 195 में मेंशन है, उस प्रोसीजर में कोई भी बाधा डालता है। जो सेक्शन 195 में प्रोसीजर है उस प्रक्रिया में कोई बाधा डालता है या कोई ऐसा आवेदन जो उस प्रक्रिया में बाधा डालता है या उस न्यायालय की कार्रवाई में बाधा डालता है, उसके संबंध में बाधा डालता है, उस न्यायालय में उस कार्रवाई में जो बाधा डाल रहा है, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो साक्ष्य हो, जो उसमें इंटरप्ट कर रहे हैं, उसके दखल दे रहे हैं, या ऐसे साक्ष्य जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये साक्ष्य गलत है, जो डायरेक्शन न्याय की प्रक्रिया को मोड़ रहा है, जो ये साक्ष्य बनाया गया है त्रुटिपूर्ण है और इसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आई है, ऐसे साक्ष्य का अगर न्यायालय चाहता है, न्यायालय समझता है कि नहीं वाकई में इसकी जांच करानी चाहिए, तो उस साक्ष्य की, उस प्रार्थना पत्र की, वो जो लिखा गया उसकी जांच, प्रारंभिक जांच कराने के पश्चात अगर न्यायालय उचित समझता है तो उसका परिवाद लिखित रूप में ले सकता है और उस परिवाद को जो मजिस्ट्रेट अधिकारिता रखता है उसकी सुनने की, सेक्शन वाइज अगर मान लेते हैं कि 7 इयर्स बिलो है या मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के पास में, या उससे बड़ा कोई अपराध है तो फिर सेशन ट्रायल में या जो भी उसका ज्यूरिडिक्शन है वहां पर उसका परिवाद भेज सकता है और वो परिवाद इस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि पुलिस रिपोर्ट पर प्रक्रिया चलती है, सेम प्रक्रिया उस पर चलेगी। ये बात सेक्शन 340 में कहा कि अगर प्रक्रिया में कोई गलत तथ्य, गलत प्रार्थना पत्र, झूठा प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है जिससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पैदा होती या न्याय में बाधा हो रही, न्याय झूठा हो जाएगा, न्याय गलत हो जाएगा, ऐसे प्रार्थना पत्र की मजिस्ट्रेट जांच करा सकता है और जांच करा करके अगर त्रुटि पाता है तो उसका परिवाद फाइल कराते, परिवाद लिखित रूप में लेगा और उस परिवाद की को वहां ट्रांसफर करेगा जहां उसका ज्यूरिडिक्शन होगा और वो परिवाद ऐसे ट्रीट होगा जैसे वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। अब इसमें एक बात कहेगी कि ये जो परिवाद किया जाएगा, ऐसे परिवाद का न्यायालय द्वारा जिसमें किया गया, वो न्यायालय में जो अपराध किया गया, जो परिवाद फाइल किया गया, उस परिवाद को पुलिस रिपोर्ट के तहत, पुलिस रिपोर्ट से जैसे संस्थित मामला हो ऐसे उसमें चलेगा। अब इसमें सेक्शन 341 में कहा अपील, जो सेक्शन 340 के तहत किया गया उसमें उसका अपील क्या होगा, वो 341 में कहा गया कि अगर कोई भी may appeal to the court to which such former court is subordinate within the meaning of subsection 4 of section 195 and the superior court may thereupon after notice to the parties concerned direct or withdrawal of the complaint or as to case may be making
making of the complaint which such farmer court might have made under the section 340, and if it makes such complaint the provisions of that section apply accordingly. अब इसमें कहा गया कि अगर वह सेक्शन मजिस्ट्रेट दोनों पार्टियों को नोटिस भेजने के बाद उनको सुनेगा और सुनने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वह जो कंप्लेंट दिया गया उसकी आगे प्रोसीडिंग की जाए या ना की जाए। मजिस्ट्रेट ने उसकी लिखित में कंप्लेंट ले लिया, 314 में लेकर के उस कोर्ट को भेज दिया, अपर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जहां पर उसका ज्यूरिडिक्शन जाता है। तो 340 में कहा कि वहां पर दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि अपील उसका मेंटेनेबल है या नहीं है, उसे वापस कर दिया जाएगा या उसमें आगे की फर्दर कार्रवाई की जाएगी। तब उसको दोनों को नोटिस भेजने के बाद जैसा उचित होगा वैसा उस सेक्शन में अपील लाई करेगी। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन द सब्जेक्ट टू एनी सच ऑर्डर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 340 शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिवीजन। अब जो सेक्शन जो अपील एडमिट हो गई, एडमिट होने के बाद में उसमें जो भी डिसीजन किया कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद में, उसमें उसका अपील, उसमें जो रिवीजन है उसका वो नहीं किया जा सकता। इसमें रिवीजन 340 में जो अपील होगी उसका अपील का रिवीजन नहीं हो सकता। इसमें कहा गया 340 में कि अपील तो हो सकती है, अपील सुनने के बाद जो भी डिसाइड होगा उसका रिवीजन नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 342 में कहा पावर टू ऑर्डर कास्ट, कोर्ट को ये पावर है कि उसमें वो कास्ट कर सके। कैसे? फाइंडिंग द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 340 और एन अपील अंडर सेक्शन 341। जो 340 में उन्होंने कंप्लेंट की या 341 में उसकी अपील की, उन दोनों में शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉज एज मे बी जस्ट। वो चाहे तो उसमें कास्ट पर उसको निर्णित कर सकता है। इसमें बात 342 में कह दिया गया। अब सेक्शन 343 में कहा प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट को ये है पावर कि वो कॉग्निजेंस उसका ले, एज इफ इट वेयर इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए पुलिस रोड। वो ऐसे कॉग्निजेंस लेगा कि जैसे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला हो। कौन सा? 341 को इस तरीके से वो ट्रीट करेगा जैसे वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला हो, और एडजर्न द हियरिंग द केस अंटिल द अपील इज डिसाइडेड। अब जो 340 या 341 में कर दिया गया, तो 341 में अपील कर दी गई, अपील में उसका ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल एज ए पुलिस रिपोर्ट पर आधारित ट्रायल की तरह होगा। होने के बाद में अब इसमें 343 में कह दिया गया कि वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले की तरह ट्रायल शुरू होगा, और अगर मजिस्ट्रेट चाहता है तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाएगी तब तक 340 के सब क्लास 2 के तहत उस पर उसकी प्रोसीडिंग को स्टे कर सकता है। किसका? जिस वो प्रक्रिया पहले चल रही थी। कोई जो प्रक्रिया है, जो ट्रायल है वो पहले चल रहा था, उसके तहत 340 में प्रार्थना पत्र लिया, परिवाद फाइल हुआ, फाइल होने के बाद में 341 में अपील में गया, अपील एज ए कास्ट पर डिसाइड हुआ या उसका फाइनल हुआ, उसका रिवीजन नहीं हो सकता। 342 में कास्ट करा गया। अब 342 में कहा कि अगर वो अपील पेंडिंग है तो जिस केस से ये बना केस, जिस केस से 340 में प्रार्थना पत्र लेके परिवाद बना, उस केस को 343 के सब क्लास 2 के तहत स्टे कर सकता है मजिस्ट्रेट। तब तक के लिए स्टे कर सकता है कि जब तक कि अपील पेंडिंग है, अपील डिसाइड नहीं हो जाती है, तब तक के लिए उसको स्टे कर सकता है। अब सेक्शन 344 में कहा समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। 344 में अभी उसमें जो तथ्य प्रार्थना पत्र दिया गया 340 में वो गलत था। अब इसमें कहा गया कि ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत कर दिया गया, साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जो फॉल्स है, कोई ऐसा एविडेंस दे दिया गया वो एविडेंस फॉल है। अभी
340 और 344 में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें लिखित में कोई प्रार्थना पत्र या लिखित में कोई बात करी गई जो झूठी थी। इस 344 में ऐसा कोई साक्ष्य दे दिया गया जो झूठा है कोर्ट में, और उस साक्ष्य के तहत कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आई और उसका जो जजमेंट ऑर्डर था वो ऑर्डर चेंज हो सकता है उस गलत साक्ष्य के द्वारा, जिसमें किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है कि उससे उसका आदेश परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा साक्ष्य जिसने दिया है उसके खिलाफ अपोजिट पार्टी अगर कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में देती है तो उस प्रार्थना पत्र में कोर्ट उचित अवसर देने के पश्चात उस पर संज्ञान ले सकती है, और संज्ञान लेने के बाद में उस पर इतनी सजा दे सकती है जो 3 मास तक की हो सकती है, या 500 रुपए जुर्माने तक हो सकता है, या दोनों से हो सकता है। तो 344 में एक बात कह दी कि जो फोर्ज एविडेंस दिए गए उन पर कार्रवाई मजिस्ट्रेट करेगा। अब 345 में का प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट। अब जो कंटेम्प्ट इनमें क्या कहा गया है सेक्शन 345 में, व्हेन एनी सच ऑफेंस एज इज डिजायर्ड इन सेक्शन 175, 178, 179, 180, 282 आईपीसी, जो आईपीसी के इन सेक्शंस में दिए गए हैं उनमें कमिटेड इन द व्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट और द कोर्ट में residing of the court on the same day that cognizance of the offense and after giving the offender a reasonable opportunity of showing case why he should not be punished under this section, sentence the offender to fine not exceeding 200 rupees and in default of payment of fine to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such fine be sooner paid। अब इसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 175, 178, 179, 180, 228 आईपीसी के तहत कोर्ट में अवरोध पैदा करता है, उसे कोर्ट तत्काल उसी समय अरेस्ट करने का पावर रखती है और सेम डे वह कॉग्निजेंस लेगा, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में उसे 200 रुपए जुर्माने तक की सजा सुना सकता है, या 200 रुपए तत्काल न अदा करने पर जो कास्ट की गई वो कास्ट जो जुर्माना किया गया वो जुर्माना न अदा करने पर 1 माह की सजा उसे सुना सकता है। ये सेक्शन 345 में एक बड़ा पावर दिया गया है कि कोर्ट के अंदर कोई इन सेक्शन के तहत मिसबिहेव या इंटरप्ट करता है तो कोर्ट उसको तत्काल कस्टडी में ले सकता है, और कस्टडी में लेने के बाद सेम डे कॉग्निजेंस लेगा और सेम डे उसको डिसाइड करेगा, और वो डिसीजन क्या होगा उनको अपॉर्चुनिटी देने के बाद में सेम डे डिसाइड करेगा, और डिसाइड क्या करेगा कि उस पर 200 रुपया जुर्माना कर सकता है, और तत्काल ना अदा करने पर जुर्माना वो फाइन कर सकता है, और अगर ना अदा करने पर उसे 1 माह तक की सजा भी सुना सकता है। ये सेक्शन 345 में कह दिया गया। अब सेक्शन 346 में कहा प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसीडर्स दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 345। ऐसे केस जो 345 के अंतर्गत डिसाइड नहीं किए जा सकते। अब छोटा कोई अपराध किसी ने कर दिया तो मजिस्ट्रेट तत्काल उसको अरेस्ट करके और ये कार्य कर देगा। मान लो ऐसा कोई अपराध उसने कर दिया जो उसकी क्षमता से बाहर है, जिस कोर्ट में उसने ये अपराध किया वो अपराध उस मजिस्ट्रेट की क्षमता से बाहर है, तब क्या करेगा, जो मामला 345 के अधीन निपटाया नहीं जा सकता, अब उसे क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उसको उसके समरी को नोट करेगा, और नोट करने के पश्चात
उसके ज्यूरिडिक्शन वाले में, जो मजिस्ट्रेट को उस धारा का, जो उस पर जो उसने अपराध किया, उसके ज्यूरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा, और वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रतिबुद्धि को छोड़ सकता है, या तो उस पर वो ट्रायल करेगा, वो मजिस्ट्रेट उसका सेम ट्रायल करेगा जैसे वो मामला पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हो। ये सेक्शन 346 में कह दिया गया। अब सेक्शन 347 में कहा, व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड अ सिविल कोर्ट, जो रजिस्ट्रार होते हैं या सब रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी कोर्ट को सिविल कोर्ट कब समझा जाएगा। तो इसमें कह दिया कि जब स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, तब अब कोई ऐसा अपराध कर देता है जो 345 346 के अंतर्गत आता है, तो उसमें क्या करेगा मजिस्ट्रेट, उसको जो रजिस्ट्रार है सब रजिस्ट्रार को वही पावर आ जाती है जैसे एक सिविल कोर्ट के पास में पावर रहती है, जो 346 या 345 या 346 में कहा गया। मतलब कोई ऐसी वो घटना कारित करने लगता है व्यक्ति जो उन सेक्शंस में तहत दंडनीय अपराध है, तो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को वो पावर आ जाती है जैसे एक सिविल कोर्ट को पावर रहती है उसमें कार्रवाई करने के लिए। अब सेक्शन 348 में कहा, डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ एपोलॉजी, माफी मांगने पर अपराधी को छोड़ दिया जाना। अगर माफी मांगता है कोई अपराधी तो उसको डिपेंड करता है कि वह उसे छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। तो सेक्शन 348 के तहत जो उसने अपराध किया 345 346 के अंतर्गत, उसमें कहा अगर वो माफी मांग लेता है तो उसे छोड़ा जाए या नहीं। द कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन डिस्चार्ज द ऑफेंडर और रिमिट द पनिशमेंट ऑन हिज सबमिशन to the order or requisition of such court or an apology being made to its satisfaction। वो उसके सेटिस्फैक्शन पर है कि वह मजिस्ट्रेट उसके माफी पर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसे माफ कर दे या उस पर पनिशमेंट सुनाए, उस पर सजा दे। ये बात सेक्शन 348 में कहा। अब सेक्शन 349 में कहा, इम्प्रिजनमेंट और कमिटल of person refusing to answer the produced document। अब इस सेक्शन में कहा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए कहा कि ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है, और उसे सूचना मिलने के बाद, बार बार सूचना मिलने के बाद वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को प्रस्तुत नहीं करता है, डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं देता है, तब कोर्ट का प्रक्रिया क्या होगी, उसे कैसे डॉक्यूमेंट लेगा, उसके बारे में सेक्शन 349 में बताया गया कि इफ एनी विटनेस और पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट और थिंग्स बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट रिफ्यूजेस टू आंसर, वो देने के लिए बात कर रहे हैं कि आप ये इतने डॉक्यूमेंट कोर्ट को दे, लेकिन कोर्ट उसको नहीं देती है, तो उसको फाइनल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, रिटन टू बी रिकॉर्डेड, उसको फाइनल अपॉर्चुनिटी देने के बाद कोर्ट उसके रीजन को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और सेंटेंस और सजा सुनाएगा, हिम टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट और बाय वारंट अंडर द हैंड ऑफ द प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट और जज कमिट हिम टू द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days। और उसको क्या करेगा, तुरंत कस्टडी में लेगा। कस्टडी में लेने के बाद उसको फाइनल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, उसको सुनवाई की अपॉर्चुनिटी देने के बाद कि क्यों उसने डॉक्यूमेंट कोर्ट को बार बार मांगने के बाद नहीं दिया, और उसे सजा सुना सकता है, जो सजा कितने 7 days से ज्यादा नहीं होगी, 7 दिन की वो सजा सुना सकता है। और इसकी प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगी जैसे 345 और 346 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत चल रही जाती है। अब सेक्शन 350 कहा, समरी प्रोसीजर ऑफ पनिशमेंट फॉर नॉन अटेंडेंस बाय ए विटनेस इन ओबीडियंस टू समन्स। अब जो समन देने के बाद में कोई विटनेस है
और वो उपस्थित नहीं होता है बार बार समन देने के बाद में, तब कोर्ट उसको कैसे उपस्थित करा सकती है? द कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड आफ्टर गिविंग द ऑफेंडर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सुइंग cause why he should not be punished under this section, sentence him to fine not exceeding 100 rupees. अब उसको बार बार समन भेजा जा रहा, वारंट भेजा जा रहा और वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहा, और कोर्ट में जब पकड़ करके प्रस्तुत आ रहा या सरेंडर हो रहा है, तब क्या करता है कोर्ट उस पे उसका कारण पूछेगा, और कारण पूछने के बाद सेटिस्फाइड आंसर न देने पर उसे उसका कस्टडी में लेकर के उस पर 100 रुपया तक का फाइन कर सकता है। ये सेक्शन 350 में कह दिया गया। अब सेक्शन 351 में कहा कि अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन अंडर सेक्शन 344, 345, 349 एंड 350, जो 350 में अभी 100 रुपए तक जुर्माना किया गया, 349 में जुर्माना किया गया, 345, 344 इन सब में जुर्माना किया गया। तो उनकी अपीलें क्या होंगी? उनकी अपील क्या होगी? एनी पर्सन सेंटेंस्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन ए हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 344, सेक्शन 345, सेक्शन 349 और सेक्शन 350 में नॉट विथस्टैंडिंग anything contained in this code appeals to the court to which addressed or order to made in court as ordinarily applicable। तो उसमें जो कोर्ट एप्लीकेबल होगा उस कोर्ट में वह अपील मामूली तौर पे कर सकता है, अगर इनके तहत उसको सजा सुनाई गई है तब। 351 में उन सजाओं की अपील के बारे में बात करी गई। अब 352 में 352 में कहा सर्टेन जजेस एंड मजिस्ट्रेट नॉट टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्फ। अब कुछ न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों के समक्ष कुछ ऐसे अपराध है जो उनके द्वारा विचारण न किया जाना। तो इसमें सिंपल सी बात आती है कि अगर कोई किसी को अपॉर्चुनिटी, किसी को वो पावर नहीं है उसको ट्रायल करने का, सच ऑफेंसेस इज कमिटेड बिफोर हिमसेल्फ आर इनकम्पिटेंट ऑफ हिज अथॉरिटी और इज ब्रॉट अंडर हिज नोटिस एज टू जज और मजिस्ट्रेट इन कोर्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इसमें कहा गया कि जो सेक्शंस में, जो सेक्शन 344, 345, 349 और 350 में जैसा उपबंध है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल हाई कोर्ट को छोड़ करके जो भी न्यायाधीश को उसका पावर दिया गया, जुरिडिक्शन दिया गया, उस न्यायालय के ध्यान में उस चीज को लाया जाएगा और वही न्यायालय उसका ट्रायल करेगा जिसका जुरिडिक्शन होगा। 352 में कहा अदर कोई न्यायालय उसका जो है ट्रायल या सजा नहीं करेगा जिसके जुरिडिक्शन वो नहीं आता है। तो अभी बात हो गई कि जो कोर्ट में मिसबिहेव करते हैं, गलत एप्लीकेशन देते हैं, गलत एविडेंस दे देते हैं, फोर्ज एविडेंस दे देते हैं, और या कोर्ट उनको बुलाता है वो कोर्ट के समक्ष में नहीं आते हैं, या विटनेसेस को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना वो नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो कोर्ट को क्या पावर है कि कोर्ट उनसे कैसे डॉक्यूमेंट ले सकता है, कैसे साक्षी को तलब कर सकता है, मिसबिहेव करता है तो उसको कैसे सजा दे सकता है, और किस कोर्ट को देगा, कैसे अपील होगी, इनके बारे में चैप्टर 26 में बता दिया गया, जो सेक्शन 340 से सेक्शन 352 तक थे। अब बात आती है चैप्टर 27 की जिसमें जजमेंट है, तो अब सेक्शन 353 से वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।